हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आज के मैथ्स क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग रियल नंबर का। रियल नंबर क्या है कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3, 4, √5, 8/9, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए डिफिनेशन हम लोग नाम से समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स मतलब क्या, वास्तविक संख्या जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जो भी नंबर आप इमेजिन करते हो वो सभी क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जो रियल नंबर्स का सेट रहेगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। और आगे देखिए क्या है, रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग एक अनदर वे में बोल सकते हैं कि वे सभी नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर्स है। हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है, मेनली हम लोग क्लास 10 में क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसका प्रूफ वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में एक क्या लिखते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स है ना उसको हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे पूरा नंबर सिस्टम हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था कि जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स के नंबर्स आते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए आपके सामने नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हमने क्लासीफाई किया हुआ है रियल नंबर्स को, किस फॉर्म में किया हुआ है, देखो रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। वही सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे देखिए, जो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने क्लास 8 9 तक पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे सभी नंबर्स जिसको हम लोग क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस खाली हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। तो रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट्स, मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसमें क्या 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 चीजें आ जाएंगे रैशनल नंबर्स में, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में जितने भी लिखे जाते हैं वो सारे फ्रैक्शंस हो गए। साथ ही साथ इंटीजर्स, इंटीजर्स में आप लोगों को पता है कि इंटीजर्स में क्या होते हैं, एक तो होल नंबर्स होते हैं जीरो से लेकर सभी नंबर्स, और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स, उसके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स का पार्ट हो गया नेगेटिव नंबर्स, साथ में होल नंबर्स। अब बात आता है होल नंबर्स क्या है, तो होल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। तो दैट मीन्स होल नंबर्स में जीरो और साथ ही साथ नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो आप लोगों को सबको पता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं जिसमें हम लोग जो नॉर्मली जिसमें हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ों को काउंटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है, और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दो तो वो बन गया होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव अगर नंबर्स ऐड कर दो तो वो बन गया इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को साथ में ले लो तो वो बन गया रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर का पार्ट्स। और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि वे सभी नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तो वो हो गए कि जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग सबके डिफिनेशन हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, ताकि सारी चीजें फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, साथ ही साथ नेचुरल नंबर में जीरो लगाते थे तो होल नंबर्स बनता है, और नेगेटिव नंबर्स पता ही है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनके अपोजिट जो लेते हैं वो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है,
तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इंटीजर्स तक का पूरा नॉलेज है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि वे सभी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और बताया गया है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट मीन्स क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर को जीरो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वे सभी नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्या मानेंगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। वे सभी रैशनल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे 8/11 हो, -3/17 हो, 2 हो, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखे चूंकि एक आपको पता है कि ये एक होल नंबर है, लेकिन अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। सेम उसी तरीके से 5 और एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के बारे में जरा से देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या बोल रहा है? ऑल द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। वे सभी नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसी को अदर वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर रैशनल नंबर्स नहीं है वह सभी क्या है? इरेशनल है। रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2, √3, ठीक है, पाई है, ठीक है, और एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स है इरेशनल नंबर के, ठीक है। क्लास 9 में हालांकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे बस खाली एक ओवरव्यू ले रहे हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। आगे हम लोग ये √2, √3 ये सब क्यों इरेशनल होता है ना, ये हम लोग आगे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया है रियल नंबर्स का, जो कि हम लोगों ने देख लिया कि रियल नंबर्स क्या है। जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल्स होते हैं वे सभी रियल नंबर्स हैं। हम लोगों ने रैशनल्स भी देख लिया क्या होता है, इरेशनल भी हो गया। अब हम लोग मेनली जो क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को दो बड़े थ्योरम्स पढ़ने हैं क्लास 10 में, ठीक है। पहला जो थ्योरम है वो है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाएंगे एल्गोरिदम तक। और दूसरा जो बड़ा थ्योरम है वो है हमारा का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो भी एक बड़ा थ्योरम है। तो मेनली हम लोग रियल नंबर्स में दो बड़े थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आगे। चलिए हम लोग सबसे पहले यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा देखते हैं, क्या होता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेमा होता क्या है। तो लेमा के बारे में क्या बोला जा रहा है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लेमा एक क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से साबित किया गया है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? इसका इस्तेमाल अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। दैट मीन्स कोई एक ऐसा बात जो कि पहले से क्या है? साबित किया गया है, वो सच है, जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे किसी बात को हम लोग साबित करने के लिए करते हैं, ठीक है। वही बोला गया है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ये प्रूव्ड है स्टेटमेंट, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट, क्या बोलता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा? स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से, दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है, कि वो रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा, विच इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, जो कि क्या आना चाहिए? स्मॉलर आना चाहिए रिमाइंडर, किससे? डिवाइजर से। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या है? ये एक्चुअली में वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो हम लोग ऑलरेडी
हमेशा से करते आए हुए हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोग डिवीजन करते हैं ना, नॉर्मली जो डिवीजन हम लोग करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, वही एक्चुअली में क्या है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है। उसमें हम लोग देखते थे कि हम लोगों को डिवाइड क्या तब तक करते रहना होता है जब तक कि रिमाइंडर क्या है, स्मॉलर नहीं आ जाता, किससे, डिवाइजर से। जब कभी भी रिमाइंडर स्मॉलर आ जाता था डिवाइजर से, हम लोग वहीं पे डिवीजन स्टॉप करते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज है, वही बोला गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय another positive integer in such a way that it leaves a remainder which is smaller than the divisor, ठीक। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, वही बोला गया है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब इसी को क्या हम लोग स्टेट्स, इसका स्टेटमेंट अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ठीक। तब हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स आएंगे क्यू एंड आर सच दैट, कुछ इस तरीके से कि ए को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, तो हम लोगों के पास कुछ यूनिक इंटीजर्स मिलते हैं क्यू और आर कुछ इस तरीके से कि ए को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, और स्मॉलर देन बी होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो ए है, ए क्या है, डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए ए क्या है, डिविडेंड है जो डिवाइड होता है, ठीक है। बी डिवाइजर है जिसको जो डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यू क्वोशेंट है, जितने टाइम्स में हम लोग डिवीजन करते हैं वो क्वोशेंट हो जाता है, और आर क्या है, रिमाइंडर है, जो शेष बच जाता है वही रिमाइंडर है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़े तरीके से लिखते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन आता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप लोग बताइए, क्या ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं है जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही है, ठीक है। कि डिविडेंड्स हम इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने 5-6 क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, 3-4 में भी बहुत बुक्स में हम लोगों ने ये चीज किया हुआ है, ठीक है। ये जनरली हम लोग चेक करने के लिए, जो भी हम लोगों ने डिवीजन किया हुआ है उसको चेक करने के लिए ये रूल्स हम लोग अप्लाई करते थे, ठीक है। वही चीज क्या है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है। चलिए अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ठीक है कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग, जैसे 46 डिवाइडेड बाय 7, इसको करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, ठीक ना, जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग हमेशा से करते आए हैं। क्या करते हैं, 46 को हम लोग मिडिल में रखते हैं, ठीक। 7 डिवाइजर है, 7 से डिवाइड करेंगे कितने, 6 टाइम्स में, 7 6 42, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 46 जो था ये क्या था, डिविडेंड, 7 क्या था, डिवाइजर, 6 क्या आया, क्वोशेंट, और 4 क्या आया है, 4 रिमाइंडर आया। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने लिखा हुआ था कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा, तो यहाँ देखिए जीरो से बड़ा है। और एक बात बोला गया था कि ये हमेशा जो डिवाइजर है, यहाँ पे बी क्या था, डिवाइजर था, हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है, 4 इज लेस देन 7, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यही हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड देख रहे हैं ना, इसमें यही चीज बोला जाता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो या तो जीरो से बड़ा आएगा या फिर आपका डिवाइजर से छोटा आएगा। देखिए वही चीज फॉलो आया। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग सजा सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो भी आप लोगों का स्टेटमेंट था उसमें हम लोग सजा सकते हैं। ये क्या बोलता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड हमारे पास क्या है 46, तो 46 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 42 इक्वल्स जो भी आपका डिवाइजर था, डिवाइजर मल्टीप्लाई जो क्वोशेंट आया प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था हमारा 4। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, 7 6 42 प्लस 4 दैट इज 46, ठीक। यही रूल हम लोग अप्लाई करते थे चेक करने के लिए डिवीजन। यही चीज हम लोगों का क्या है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही क्या होगा, बनेगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साबित कीजिए कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम लोग 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 के फॉर्म में, जहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है। चलिए देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए कि मान लेते हैं कि ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, एंड और मान लेते बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने से लेट कर लिया कि ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए, जहां पे बी का वैल्यू क्या मान लिया हम लोग, 2 मान लिए हैं। तब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, लेमा। ठीक है, अब हम लोग जब यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा देखते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग किस तरह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दो हम लोगों को इंटीजर्स मिलते हैं क्यू और आर। ठीक है, और उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर दो होता था वो आपका डिवाइजर से छोटा होता था, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता था। ठीक है, ये हम लोगों ने यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा में देखा हुआ था, तो उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेंगे, दो और इंटीजर्स मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू आर। ठीक है, उसी को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा there exist q and r such that। ठीक है, वही डिवीजन लेमा लिखेंगे, क्या है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे हेयर b का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना हुआ है, 2 माना हुआ है, तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक, क्या मिलता है हम लोगों को, देखते हैं। a इक्वल्स टू बी के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2q प्लस आर वेयर यहाँ पे q क्या है, इज सम इंटीजर या फिर एनी इंटीजर। ठीक, ये चीज होगा हमारे पास जब हम लोग b का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, नाउ हमारे पास यहाँ पे पता है कि जो भी r का वैल्यू आने वाला है, r का वैल्यू जो कुछ भी आए वो हमेशा b से छोटा आएगा और 0 या 0 से बड़ा आएगा। तब आप लोग खुद से देखिए कि हमारे पास यहाँ पे जो b है उसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो दैट मीन्स जो r आने वाला है वो 2 से छोटा आने वाला है, ये बात तो श्योर है, और 0 या 0 से बड़ा। तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है कि जो भी r है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो हमारे पास जो r का पॉसिबल वैल्यूज बनेगा ना, क्या बनेगा, देयरफॉर पॉसिबल, क्योंकि ये रिमाइंडर है तो हम लोग रिमाइंडर लिख लेते हैं, रिमाइंडर्स आर। ठीक है, आर का जो पॉसिबल वैल्यूज बनेगा वो क्या बन सकता है, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 से स्मॉलर है। तो हमारे पास आर का पॉसिबल वैल्यूज जो आएगा वो 2 ही वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, या तो वो 0 आ सकता है एंड 1। तो हम लोगों ने वही लिखा हुआ है कि
द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 एंड 1, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके r का वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स बना के रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 2q प्लस r। हम लोग इस पे क्या करेंगे, r का वैल्यू एक एक करके पुट करते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं हम लोग व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r हमारा 0, तो हमारे पास a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2q, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 0 चलिए लिख देते हैं, r का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q। ठीक, अब एक बार लिख लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2q प्लस 1, ये आएगा। अब एक चीज देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2q, दैट मीन्स a को एक इंटीजर माने हुए थे हम लोग, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जब a इज इक्वल टू 2q है, दैट मीन्स ये 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो दैट मीन्स a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीपल। ठीक है, 2 के मल्टीपल पे हम लोग जब हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, तो हम लोगों को पता है कि जब किसी भी नंबर्स को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है या 2 से वो डिवाइड होता है, तो हमको पता है कि वो नंबर्स कैसा नंबर्स होता है, वो एक इवन नंबर होता है। ये चीज हम लोगों को पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देन a is an इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक, अब इसी चीज को देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक, अब हमको पता है कि जो भी आपका 2q, दैट मीन्स जो नंबर्स इवन नहीं है, दैट मीन्स जो आपका 2 के मल्टीपल में नहीं है, जो 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो वो बचा क्या, वो क्या नंबर्स होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। तो दैट मीन्स जो 2q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो क्या है, ऑड नंबर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं देन a इज एन ऑड इंटीजर। ठीक, यही चीज हम लोगों को क्या प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form of 2q plus 1। वही चीज हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि a को अगर हम लोग 2q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, इवन इंटीजर्स, और a अगर 2q प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है, इसमें 2q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। अब की बारी हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म, जहाँ पे q क्या होगा, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोगों ने किया था प्रूफ, सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है लेट a एंड b, क्या है, दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना, एंड a एंड b एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लेते हैं कि a और b क्या है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, हम लोगों को देखिए ये बात का ध्यान देना है, हम लोगों को जिस भी नंबर्स को जिस फॉर्म में लिखना रहेगा ना, आपको या तो मान लीजिए 5p के फॉर्म हो सकता है, 3q के फॉर्म हो सकता है, जिसके भी फॉर्म रहेगा ना, b को हम लोग उतना ही लेट कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब लिखते हैं हम लोग
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा हमारे पास, देयर एग्जिट्स क्यू एंड आर, हमारे पास क्यू और आर मिलेगा किस तरीके से, सच दैट हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये चीज हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग b इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने b क्या माना था, 6 माना हुआ है, तो b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक, क्या मिलेगा हम लोगों को, इस पे हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, जहां पे आर का पॉसिबल वैल्यूज बताइए, आर का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, और बी से छोटा, बी जहां पे क्या है 6 है, तो दैट मीन 6 से छोटे सभी नंबर्स, और 0 से लेकर आपके क्या है 6 से छोटे मतलब 5, तो 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स हो सकते हैं पॉसिबल वैल्यू, तो आर का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है वो या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या 3, या 4, या 5, 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बी से हम लोगों को छोटा नंबर लेना है, ठीक। तो जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे आर के, वो आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या करना है हम लोगों को, सेम एक एक करके हम लोगों को आर का वैल्यूज रखते जाना है, ठीक। इसको बॉक्स बना लेते हैं, लिखते हैं व्हेन आर इक्वल्स टू 0, जब आर का वैल्यू 0 तब ए का वैल्यू क्या आएगा, 6q प्लस 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q, ठीक। जब हमारे पास when r इक्वल्स टू 1, जब r का वैल्यू 1 है तो a क्या फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, सेम इसी तरीके से सारा पॉसिबल वैल्यू जितने भी थे सभी को लिख लेंगे, when r is equals to 2, a equals to 6q plus 2, when r is equals to 3, a equals to 6q plus 3 equals to 4, 6q plus 4, and the last r is equal to 5, a will be 6q plus 5। ये सभी पॉसिबल वैल्यूज हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, यही हो सकता है। अब मान के चलते हैं, ठीक है, एज्यूमिंग, ठीक है, यहां देखिए मान लेते हैं एज्यूमिंग q इज इक्वल्स टू 0, सॉरी q इज इक्वल्स टू 2, हम लोगों को पता है कि q क्या है, कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर्स है, तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि q इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स लिखिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ये जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आए हुए हैं ना, वो आपका क्या बनेगा, ठीक है, जब हम लोग q का वैल्यू 0, q का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू, ठीक, a का वैल्यू हम लोगों को क्या रखे 6q, q की जगह पे आपको क्या रखना है, q की जगह पे 2 रखना है, तो हमारे पास होगा 6 इंटू 2 दैट इज 12, और 12 क्या है, एक इवन नंबर, ठीक। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट रखेंगे हम लोग, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, ठीक है, इसको एक बार ही लिख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज्यूमिंग q इज इक्वल्स टू 2, तब हमारे पास a इज इक्वल टू जो 6q था ना वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 किस फॉर्म में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 13, जो कि क्या है ऑड है। a is equals to 6q plus 2 that is 6 into 2 plus 2 that is 14, क्या है इवन,
a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आए हुए थे a के, सब में हम लोग क्या q का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 2. 6 into 2 plus 3, that is 15. 15 is a odd number. A is equal to 6q plus 4, that is 6 into 2 plus 4, that is 16, is a even number. And the last 6q plus 5, that is 6 into 2 plus 5, that is 17. और 17 क्या है? एक ऑड नंबर. अब आप लोग यहाँ पे खुद से देखिए कि जब हम लोगों ने q का वैल्यू 2 रखना शुरू किया, ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो 6q के फॉर्म में था वो एक इवन नंबर आया, जो 6q प्लस 1 के फॉर्म में था वो एक ऑड नंबर आया, 6q प्लस 2 के फॉर्म में था वो 14 जो कि इवन नंबर आया, 6q प्लस 3 ऑड, 6q प्लस 4 इवन, 6q प्लस 5 ऑड. तो अगर हम लोग यहाँ से ऑड को अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास ऑड कौन कौन सा नंबर आया, तो हम लोगों ने देखा कि जब a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 था तब हमारे पास एक ऑड नंबर आया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 जब था तब हमारे पास क्या आया? ऑड नंबर. और अगला ऑड नंबर हमारे पास आया a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 में. और जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि जितने भी आपके ऑड इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में होंगे? 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में आएगा. और यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है ये जितने भी नंबर्स है ये तो आपके जिस 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 वो सभी क्या है? ऑड नंबर्स है. और यही हम लोगों को क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था. ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली any positive odd integer is of the फॉर्म. किस फॉर्म में रहेंगे? या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा और 6q प्लस 3 के फॉर्म में रहेंगे और 6q प्लस 5 के फॉर्म में रहेंगे. ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना था. ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q. ठीक है, अब क्वेश्चन जो है हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि साबित कीजिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो होने वाला है वो किस फॉर्म में आएगा? 4q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा. ठीक है, फॉर सम इंटीजर q. सेम उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे. मान लेते हैं लेट a एंड b. ठीक है, a और b क्या है आपका? कोई भी एनी पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं. ठीक है, ठीक, मान लेते हैं कि a और b क्या है? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिखेंगे? देयर एग्जिट्स q and r such that, किस तरीके से? a is equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than 1. ठीक, ये हम लोगों ने देखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि हम लोगों को पता है कि a और b, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, जितने भी ऑड इंटीजर्स है ना उसको हम लोगों को क्या लिखना है? 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन लिख देते हैं कि लेट a एंड b एनी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर से। तो हम लोगों को पता है कि चूंकि ए क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर से हम लोगों को पहले से पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ए इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1। अब देखिए, चूंकि हम लोगों को पता है कि ए क्या है पहले से, कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर से, और हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम लोग टी 2q+1 के फॉर्म में लिखे थे। तो वो q क्या था, कोई भी इंटीजर से, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर्स में m माना हुआ है, तो 2m+1 के फॉर्म में हम लोग कोई भी ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को लिख सकते हैं। तो हम लोग इन्हें लिखा है कि a इज ऑफ द फॉर्म 2m+1, जहाँ पे, ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं कि एज a is a positive odd इंटीजर। ठीक है, जहां पे a क्या है आपका, a क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर से, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 2m+1 के लिए फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे m क्या है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, एनी इंटीजर्स। ठीक, अब आगे देखिए, जब हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2m+1 है, लिख देते हैं फॉर सम इंटीजर m के लिए। ठीक, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2m+1 है हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m+1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। राइट साइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं a+b का होल स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या आएगा, 2m का स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज 4m स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो प्लस 2ab करेंगे तो हमारे पास आएगा 4m, और b का स्क्वायर दैट इज 1। हमारे पास यही आएगा, इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 4m यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, तो 4m को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4, और m को रहने देते हैं, तो सिर्फ 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस m, और इधर में प्लस 1। ठीक, अब एक चीज देखिए, चूंकि हमारे पास यहाँ पे माना हुआ है कि जो m है, ये m क्या है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक, तो दैट मीन्स कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर प्लस इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ समझिए कि कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर करके उसमें इंटीजर्स अगर जोड़ देते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। नॉर्मल सा बात है, कोई भी इंटीजर्स आप इमेजिन कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और प्लस उसमें कोई भी इंटीजर्स एक जोड़ दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो अपने आप में क्या है, इंटीजर ही आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम के जगह पे कोई भी एक नंबर हम लोग इंटीजर लिख दे, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं अपने से। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि 4 और एम स्क्वायर प्लस एम के जगह पे हम लोग सिंपली क्या लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं, और ये +1 पहले से है, और इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं वेयर क्यू इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम। ऐसा हम लोग लिखना चाह रहे हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब देखिए हमारे पास जो ए स्क्वायर था, इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, ए स्क्वायर को ही हम लोग यहाँ तक सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक ना, तो ए स्क्वायर बराबर लोगों ने लिख लिया 4q+1, जहाँ पे q क्या है, q एक इंटीजर है, और q किसके बराबर है, m स्क्वायर प्लस m के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे m ऑलरेडी क्या माना हुआ था, इंटीजर्स माना हुआ था, तो हम लोग ए स्क्वायर को 4q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोगों का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ने यही कहा था कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q+1 के। हम लोगों ने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना हुआ था, सबसे पहले हम लोग उसको, चूंकि ये ऑड है तो उसको हम लोग 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग किए तो हमारे पास नंबर आया 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। और हम लोगों ने चूंकि देखा था कि m जो है वो एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो
इसके जगह पे हम लोग कोई भी एक इंटीजर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्यू मान लिया है, तो हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम, ठीक। अब देखिए जो चीज प्रूफ करना था ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो एक लाइन लिख देते हैं, हैंस फॉर सम इंटीजर m the square of any odd integer is of the फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया, 4m प्लस 1, ठीक। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी फॉर सम इंटीजर m को अगर हम लोग मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर m द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, ठीक है। जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो आपका किस फॉर्म में आएगा, 4q प्लस 1 के फॉर्म में, जहाँ पे q इंटीजर्स था, अगर हम लोग m इंटीजर्स को मान लेते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे q भी लिख सकते थे, फॉर सम इंटीजर्स q द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक इंटीजर से एज्यूम करके तो हम लोग लिख लेते हैं, let us assume that value of odd positive integer is, कोई भी मान लीजिए, कोई भी एक आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है, तो मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जो भी हम लोगों ने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या है, 9। अब देखिए क्या हम लोग 9 को, जो 9 हमारे पास आया हुआ है, क्या हम लोग 9 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 1, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8 प्लस 1, या फिर 4 2 8 प्लस 1, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे अगर मान ले हेयर q इज इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग किसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 9 जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका यहाँ पे देख लीजिए 4q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब 9 क्या है, कोई भी एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि 3 का स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 के, जहाँ पे q क्या है, 2 के बराबर में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर को हम लोग 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा, ठीक। तो जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एक लाइन और लिख देते हैं, क्लियरली स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर 3 कैन बी written in the form, किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, 4q प्लस 1, ठीक। ये चीज प्रूफ करना था, ठीक। सेम इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हम लोग सारा ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं,
ताकि क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। इक्विलेट डिवीजन लेमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चंस ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को इसको आपको 2 से 3 बारी प्रैक्टिस कर लेना है। बस क्या होगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अलावा अगर कोई दूसरे भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग और भी क्वेश्चंस अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते रहिए और आप लोग बाद में भी एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m या फिर 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी इंटीजर्स का जो क्यूब होने वाला है वो किस फॉर्म में होगा, या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8, ठीक है। जहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक। सेम प्रोसेस से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट a and b be any पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ पे b क्या होगा, हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक ना। b इज इक्वल्स टू 3 मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनली हम लोगों को क्यूब करना है, इसीलिए हम लोग b इज इक्वल टू 3 मान के चलते, ठीक ना। बड़ा नंबर भी मान के चल सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक ना, अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए, जब a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोगों ने मान लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिट्स Q and R such that Q और R मिलेगा किस तरीके से, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। अब देखिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू क्या माने हुए हैं, 3 माने हुए हैं, तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएगा R का, ठीक ना, जो R का पॉसिबल वैल्यूज आएगा वो क्या क्या आएगा, या तो 0 आने वाला है, या 1 आने वाला है, या 2 आने वाला है, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यूज आएगा जब हम लोग, ठीक है, लिखते हैं हेयर, ठीक है। R का जो पॉसिबल वैल्यूज आएगा वो 0, 1 और 2 आने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास A जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, B हम लोगों ने क्या माना था, 3 माना था, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू 3Q और R क्या माना हुआ है, 0, तो AQ इज इक्वल टू 3Q आएगा। सेम उसी तरीके से जब R का वैल्यू 1 रखेंगे तो A इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 3Q प्लस 1, जब R इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर माने हुए हैं, ठीक है। r का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, 0, 1 और 2, ठीक है। b इक्वल टू हम लोग 3 माने हुए हैं, तो 3 से छोटा लेना है, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो जब r इज इक्वल टू 0 आएगा तो a किस फॉर्म में आएगा, 3q के फॉर्म में। जब r इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, 3q प्लस 1 के फॉर्म में। जब r इज इक्वल्स टू 2 लेने वाले हैं तो ये किस फॉर्म में आने वाला है, 3q प्लस 2 के फॉर्म में आने वाला है, ठीक। यही 3 पॉसिबल्स आएंगे, एक 3 पॉसिबल फॉर्म्स यही होने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। लिखते हैं, व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q, जब a इज इक्वल्स टू 3q लेते हैं, क्वेश्चंस ने हम लोगों को क्या बोला था कि जो भी इंटीजर्स लिए हैं उनका हम लोगों को क्यूब का बात करना है, तो बोथ साइड्स क्यूबिंग करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब की पावर 3, यही नंबर आएगा। अच्छा, अगर हम लोग 27 को इस फॉर्म में लिखना चाहें, 9
मल्टीप्लाई 3q के पावर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 9 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं 27 को। अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 3q³ को, ठीक है, एक इंटीजर्स मान लेते, एक अलग इंटीजर्स मान लेते, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहें, इसी को हम लोग लिखना चाहें 9m, जहाँ पे m का वैल्यू 3q मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9 3q का पावर 3 को हम लोग 9m लिख सकते हैं, जहाँ पे m क्या है, 3q का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, when a is equals to 3q plus 1, जब a का वैल्यू हम लोग क्या मान के चलते हैं, 3q plus 1, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, ये आ जाएगा 3q plus 1 का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब में, तो हमारे पास नंबर आएगा 27 q के पावर 3 प्लस 27 q टू द पावर 2 प्लस 9q प्लस 1, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का अप्लाई किए हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए, इसी को अगर हम लोग देखिए, इस तीनों टर्म में से अगर हम लोग 9 कॉमन निकालना चाहें, तो हम लिख सकते हैं 9 हम लोग कॉमन आउट ले लिए, तो ये हो जाएगा 3q के पावर 3 प्लस 3q पावर 2 प्लस q, और इधर में प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पूरे होल टर्म को हम लोग क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू हम लोग क्या माने हुए हैं, 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, when a is equals to 3q प्लस 2, सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, a टू द पावर 3 बराबर इस पे होल पावर 3 लगेगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 27 q टू द पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, इस फॉर्म में आएगा। इसमें हम लोग कॉमन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरीके से 9 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q टू द पावर 3 प्लस, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 9 6 54, और यहाँ पे 9 4 36, ठीक है, प्लस 8, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम लोग पूरे टर्म को, यहाँ से पूरे इस टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग m मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू क्या है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा बात आता है कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अगर हम लोग 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू क्यू की पावर m लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 9q इंटू, ठीक है, यहाँ से q बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते 3q स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9q मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे q है वो q क्या है, एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर से, यहाँ पे भी q का स्क्वायर है, पॉजिटिव जो भी इंटीजर है उसका स्क्वायर है। अब आप लोग खुद से देखिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं और उसमें अगर मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा
वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, कोई या फिर चलिए पॉजिटिव नहीं मानते, कोई एक इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर करके उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। फिर उसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो दैट मीन्स ओवरऑल ये जो भी नंबर बनेगा ये एक इंटीजर बनेगा। ठीक, तो हमने वही किया है कि m जो है हम लोगों ने एक इंटीजर मान लिया है। ठीक है, पूरे टर्म को जो भी एक इंटीजर बनने वाला है, ये पूरा ओवरऑल एक इंटीजर बनने वाला है, इसको हम लोगों ने मान लिया कि वो जो भी बनेगा वो m के बराबर होगा। m क्या है, 3 क्यूब। ठीक है, और m भी एक इंटीजर सी है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग किए हैं कि इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। अब देखिए ये भी वही सेम इस तरीके से 3 इंटू क्यूब जो कि एक इंटीजर है, प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर्स, और ये ओवरऑल सभी का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो उसी इंटीजर्स को हम लोगों ने m के बराबर मान लिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि m जहाँ पे क्या है, कोई भी एक इंटीजर से, तो m के बराबर ये लिख दिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये पूरे ओवरऑल टर्म को हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक इंटीजर सी बनने वाला है, तो हम लोग उसको m के बराबर मान लिए हैं कि m भी क्या है, एक इंटीजर है, कोई भी एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना, कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग देखिए कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि ये टर्म जो भी बनेगा वो एक इंटीजर बनेगा जो कि हम लोग m के बराबर है। ठीक है, ये बस हम लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो भी हमारा ए क्यूब्स था, देखिए यहाँ पे ए क्यूब था जो कि किस फॉर्म में आया है, 9m के फॉर्म में आया है। यहाँ पे जो भी ए क्यूब था ये किस फॉर्म में है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया हुआ है। और यहाँ पे जो ए क्यूब था वो किस फॉर्म में, 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। दैट मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम लोग क्यूब करते हैं वो या तो 9m के फॉर्म में आ रहा है, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है, और हम लोगों को यही प्रूफ करना था। ठीक, तो हम लोग इसमें एक लाइन लिख देते हैं, हैंस a cube is of the form 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में। इसी फॉर्म में कोई भी इंटीजर्स का जो क्यूब आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से देखना चाहें तो चलिए एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं और उसके बाद देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, लेट अस कंसिडर पॉजिटिव इंटीजर 3, 4 एंड 5। ठीक है, हम लोग ये लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसका हम लोग क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 27। सेम उसी तरीके से 4 का क्यूब दैट इज 64 एंड 5 का क्यूब जो कि 1 to 5 आने वाला है। अब एक चीज देखिए, जो 3 का क्यूब दैट इज 27 है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 क्या है, एक इंटीजर, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 क्यूब वेयर क्यू इज इक्वल्स टू 3। क्यू एक इंटीजर है। यहाँ देखिए 4 का क्यूब 64 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 7, 9 7 जा 63 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है, 7 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9 क्यू प्लस 1, जहाँ पे क्यू का वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक, सेम उसी तरीके से 125 को देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 9 क्यू प्लस 8, जहाँ पे क्यू 13 के बराबर है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा सो द क्यूब
ऑफ 3 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, 9q के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको m भी मान सकते थे, ठीक है ना, 9m भी बोल सकते थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से द क्यूब ऑफ 4 इज ऑफ द फॉर्म 9q + 1। सेम उसी तरीके से 5 का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, 9q + 8 के फॉर्म में है, ठीक। जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चंस को आप लोग प्रूफ कर रहे हो ना, तो प्रूफ करने के बाद एक एग्जांपल देके जरूर उसको समझाइएगा, ठीक है। ताकि एग्जामिनर्स पे क्या होगा ना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझे हो, ठीक है। कोशिश यही करना है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, आप लोग उसका एग्जाम्पल्स जरूर दो। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए हैं ये सभी इनफ है, ठीक ना। दैट मीन्स जितने भी टाइप्स होते हैं ना यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, वो सारा ही टाइप मैंने कवर कर लिया है। आप अगर इतने टाइप्स को भी अच्छे से अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हो, ठीक ना, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कोई भी क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बार बार एक बारी एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बारी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक थ्योरम, जो कि हम लोगों ने पहले ही भी बात किया था, कि जो भी लेमा होता है वो इसका इस्तेमाल ही किया जाता है एक दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो दैट मीन्स जो भी यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसका इस्तेमाल होगा एक और स्टेटमेंट को क्या प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम देखते हैं क्या है। हम लोगों ने डिवीजन लेमा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग एल्गोरिदम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम का मतलब क्या है ना, वो समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या कहा जा रहा है कि एल्गोरिदम क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, ठीक है। विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर, जो क्या देगा, एक तरीका देगा, टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई काम करना है, तो काम करने का कोई एक तरीका होता है कि पहले आपको ये स्टेप्स करने हैं, देन ये स्टेप्स करने हैं, देन ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम काम कहाँ आता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है। तो कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक यूज टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या कहा जा रहा है कि यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए किया जाएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग एचसीएफ निकालना पहले हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग मेनली दो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड वन जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो हम लोग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करते हो, ठीक है। अब देखिए कि एचसीएफ होता क्या चीज है। तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन इंटीजर्स। कोई भी गिवन दो इंटीजर्स अगर दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो एक ऐसा आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा जो उस दोनों दिए गए नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। और वो कैसा होना चाहिए, वो एक लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब इसको सिंपल भाषा में समझे तो एक बड़े से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जो कि दिए गए दोनों नंबर को क्या देता हो, डिवाइड करता हो, दोनों नंबर को भाग देता हो, ठीक है। वही होता है हमारा एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ यूज होगा, दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूज होगा, ठीक है। सिंपली यही यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम कहता है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट क्या करता है वो समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट
to obtain the HCF of two positive integers say C and D where या फिर with C greater than D। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो क्या बताता है कि अगर आपको किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना है, मान लेते हैं कि वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, सी और डी है, जहां पे सी जो है वो ग्रेटर देन डी है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स बिलो। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम लोग पहले ही बात किया है कि एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी दो एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या कहा जा रहा है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेमा क्यों क्या बोला जा रहा है कि अप्लाई कीजिए आप यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, किस पे, सी और डी पे। यहाँ पे सी और डी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपको दोनों पे क्या लगाना है, सी और डी पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। अब डिवीजन लेमा एक बार रिकॉल कीजिए, क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि कोई भी दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए सी और डी, तो हम लोग को क्या होता है ना कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं क्यू और आर। किस तरीके से मिलते हैं, तो वही चीज हम लिखे हुए हैं कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी सो वी कैन फाइंड क्यू एंड आर सच दैट। किस तरीके से मिलता है कि C को हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, C इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पे आपका D क्या है, डिवाइजर है, हम लोगों को पता है, Q क्वेसेंट है, R रिमाइंडर होता है, और जो C है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिखा है कि C इज ग्रेटर देन D, तो जो भी बड़ा नंबर होता है वही डिविडेंड होता है, ठीक है। जहां पे R क्या है, R आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D, ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोगों का क्या है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है। तो हम लोगों को सी और डी पे यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा को क्या करना है, अप्लाई करना है पहले स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेप क्या बोल रहा है। सेकंड स्टेप बोल रहा है कि इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई करते हो और आपको आर दैट मीन्स रिमाइंडर जो है वो आपको 0 मिल जाता है, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन T is the HCF of C and D। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो इस स्टेप में, पहले स्टेप में जो भी आपका D रहेगा, D क्या है, डिवाइजर, जब कभी भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है उसमें, उस स्टेप में जो भी डिवाइजर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF of C and D। C और D जो आपने दो नंबर माने हुए थे उनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। ये तो केस था कि जब r इज इक्वल टू 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब बात आता है कि अगर रिमाइंडर 0 ना हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं कि इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द डिवीजन लेमा टू d एंड r। अगर मान लीजिए कि आपने डिवीजन लेमा को अप्लाई किया और r इज इक्वल टू 0 नहीं आया, तो आपको क्या फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। अब की बार कौन से नंबर्स पे अप्लाई करना है, d और r। दैट मीन्स अप्लाई करने के बाद के जो डिवीजर रहेगा और जो रिमाइंडर रहेगा उस पे आपको फिर से क्या करना है, डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है स्टेप 3 में, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। और ये जो आप कर रहे हैं स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं, सेकंड स्टेप्स में क्या किए कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वो HCF होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको अगेन फिर आपको क्या करना है, डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है डिवाइजर और रिमाइंडर पे, और उसी स्टेप्स को आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। कब तक, जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है, ठीक। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। और जिस भी स्टेज में आपको रिमाइंडर 0 मिलता है उस स्टेप का जो भी डिवाइजर होगा वही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा, ठीक। यही है आपका यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या बोलता है यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम, कि अगर आपको दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करना है जहां पे C इज ग्रेटर देन D है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि आपको यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगाना है उन दोनों इंटीजर्स पे। अगर उस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाते हैं तो उसी स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वो आपका रिक्वायर्ड HCF होगा।
अगर इन केस आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो आपको अगेन क्या करना है, डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। किस पे? उस स्टेप्स के डिवाइजर और रिमाइंडर पे, ठीक है। और ये स्टेप्स आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है, ठीक। जिस भी स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेप्स में जो भी डिवाइजर रहेगा वही आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। क्या कहा जा रहा है? यूज इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 870 एंड 225। हम लोगों को 870 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। हालांकि अगर आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप कोई भी मेथड लगा के आप इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो आपका डिवीजन मेथड हो। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली आपको कह दे कि यूज इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो आपको इसका एल्गोरिदम यूज करके ही आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जो भी अपना हम लोगों ने एल्गोरिथम अभी सीखा उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर है, ठीक है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है? गिवन नंबर्स आर 870 एंड 225। हम देख रहे हैं हेयर 870 इज ग्रेटर देन 225। हम लोगों ने देख रहा है कि 870 जो है वो 225 से बड़ा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे। लिखते हैं एक लाइन, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करते हैं 870 और 225 पे। तो एक बार हम लोग यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा देख लेते हैं। क्या था? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यही होता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को हम लोग फिट करते हैं। देखते हैं, चलिए लिखते हैं v गेट। अब हमारे पास देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लोगों को क्या करना है, डिविडेंड मानना है। तो चलिए a की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 870, ठीक। और हमारा जो आपका जो ये 225 है ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर कहाँ है? b। तो b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 225। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके आगे क्या करना है। अब हम लोगों को 870 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 225 को हम लोग मल्टीपल करेंगे किसी इंटीजर्स के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि इस फॉर्म में हम लोगों को वो फिट करना है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ठीक। तो हम लोग लिखना चाह रहे हैं 870 इज इक्वल्स टू 225 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 195 ऐड करते हैं तो हमारा 870 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 195 यहाँ पे क्या है, इंटीजर जो रिमाइंडर बचा हुआ है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। एक लाइन लिख देते हैं, नाउ आर जो है जो किसके बराबर है, 195 के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेप में डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोगों को अगेन फिर से डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। और किस पे अप्लाई करना है, रिमाइंडर और डिवाइजर पे। उस स्टेप्स के रिमाइंडर और डिवाइजर पे स्टेप पे हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं। लिखते हैं वी कंसीडर न्यू डिवाइजर 225, ठीक, and new remainder 195 and apply
डिवीजन लेमा। हम लोग क्या करेंगे कि जिस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो उसका जो भी डिवाइजर, जिस स्टेप में डिवाइजर और जो तो आपका रिमाइंडर रहेगा उस पर हमको फिर से क्या लगाना है, डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे 225 को हम लोग को लिखना है 195 का मल्टीपल के फॉर्म में। तो हम लोग 195 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर अगर हम लोग 30 ऐड करते हैं तो 225 हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का नॉर्मल डिवीजन है। अगर 225 को 195 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 1 टाइम्स में डिवाइड जाता है और रिमाइंडर 30 बचता है। तो उसी को हम लोग बस खाली क्या कर रहे हैं ना, हम लोग को रिलेशन में हम लोग लिख रहे हैं, इक्वलेट डिवीजन लेमा जो है उस फॉर्म में हम लोग बस इसको लिख रहे हैं। अब देखिए इस स्टेप में भी देख रहे हैं हम लोग, अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि r जो है वो 30 के बराबर है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमको फिर से हम लोगों को क्या करना है, डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अब की बारी कहाँ डिवीजन लेमा अप्लाई होगा, इस स्टेप्स के डिवाइजर जो कि है 195 और 30 जो कि है रिमाइंडर, इस पे हम लोगों को फिर से क्या करना है, अप्लाई करना है। चलिए फिर से एक लाइन वही लिखेंगे, वी कंसीडर न्यू डिवाइजर जो कि आपकी बारी क्या है 195 एंड न्यू रिमाइंडर, तो इसमें क्या है 30 एंड अप्लाई। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। हमारे पास नया डिवाइजर क्या है 195, तो हम लोग लिखते हैं 195 इक्वल्स टू 30 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, ठीक है। 3 6 18 180 होगा प्लस 15। अब देखिए इस स्टेप में भी रिमाइंडर क्या है 15 है, जो कि 0 नहीं आया। दैट मीन्स हम लोगों को फिर से एक बार अप्लाई करना होगा। फिर से यही लिखते हैं हम लोग, अगेन हम लोग देख रहे हैं कि r जो है वो 15 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से हम लोगों को अप्लाई करना होगा डिवीजन लेमा, फिर से वही लिखेंगे, वी कंसीडर न्यू डिवाइजर। अब की बारी डिवाइजर क्या है 30 एंड न्यू रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 15 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट। ठीक, चलिए देखते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं क्या मिलता है हमें। डिवाइजर हमारे पास क्या है 30, चलिए 30 इज इक्वल टू 15 से डिवाइड करना है, 15 2 टाइम्स में 30 हो जाता है और रिमाइंडर अब की बारी हम लोगों को 0 मिल रहा है, ठीक है। 30 जो है 15 के टेबल से 2 टाइम्स में पूरे पूरे कट जाते हैं और हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिलता है 0 मिलता है। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेयर r इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हम लोग इसको डिवीजन लेमा को स्टॉप करेंगे। दैट मीन्स अब हमारा जो भी प्रोसेस था, जो भी स्टेप्स था वो कंप्लीट हो गया। हम लोगों को कहाँ तक स्टेप्स फॉलो करने थे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इस स्टेप्स में हम लोगों को रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो दैट मीन्स जिस भी स्टेप्स में हम लोगों को रिमाइंडर 0 मिलता है उस स्टेप का जो भी आपका डिवाइजर टर्म रहेगा, जो भी आपका डिवाइजर रहेगा वही क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। डेट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या निकल के आया 15। अब इसी को चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम लिख सकते हैं वी स्टॉप आवर प्रोसीड्यूर। हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोसीड्यूर अपना रहे थे, जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। और एक लाइन लिख देते हैं, द divisor at this stage is
15, ठीक। और इस स्टेप में जो डिवाइजर है ये वो क्या है, 15 है। तो हम लोग फाइनली एक लाइन लिख देते हैं, हैंस HCF ऑफ 870 एंड 225। और जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप्स का जो भी डिवाइजर टर्म रहेगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। तो दैट मीन्स हैंस HCF ऑफ 870 एट 225 का जो HCF निकल के आया वो क्या आया, 50, ठीक है। तो ये है आपका यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम, जो मेनली किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके HCF निकालना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए इस स्टेप्स में थोड़ा सा देखने में लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लंबा जा रहा है, लेकिन आप अगर एक बार इसको आप सीख जाते हो ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग नॉर्मली जो भी डिवीज़न करते हैं वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारे सामने एक और टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 180, 252 एंड 324। अब की बारी हमारे पास तीन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो सेम कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारा क्या है, अब की बारी तीन नंबर्स का हमको HCF निकालना है, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो होगा जो हम लोगों ने पहले प्रोसेस फॉलो किया हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स है। हमारे पास क्या है, गिवन नंबर्स आर 180, 252 एंड 324। एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं अरेंज करके ना। देख रहे हैं कि 180 जो है, ठीक है, वो स्मॉलर देन है 252 से, और 252 स्मॉलर देन है 324 से। दैट मीन्स सभी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 324, देन उससे छोटा है 252, देन उससे छोटा 180। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम में किया था कि जो भी सबसे बड़ा नंबर रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं, और उससे जो लेस रहता है, जिसमें उससे जो स्मॉलर रहता है उसको हम लोग डिवाइजर मानते हैं। तो सेम इसमें भी सबसे बड़ा नंबर 324 है, इसको डिविडेंड मानेंगे, और 252 उससे छोटा नंबर है उसको हम लोग डिवाइजर मानेंगे, और इस पे हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, वी विल फर्स्ट find the HCF of 324 एंड 252। हम लोग एक वक्त में हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम पे दो नंबर्स का HCF निकालेंगे, ठीक है। भले ही हमारे पास तीन नंबर्स का HCF फाइनल निकालने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग एट ए टाइम दो नंबर्स का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने सबसे बड़ा नंबर ले लिया, और उससे जो स्मॉलर नंबर है उनको हम लोग पहले HCF निकालेंगे। अब ये वाला ये निकालना तो अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर आपके पास है और दो नंबर का HCF निकालना आपने डिवीजन लेमा से सीखा हुआ है। तो बस उसको फॉलो कीजिए डिवीजन लेमा को, और इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। डिवीजन लेमा क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बारी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, ठीक। तो हम लोगों को क्या मिलता है, वी गेट डिविडेंड हम लोग क्या माने हुए, 324। डिवाइजर क्या है हमारे पास, 252। 252 को हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम्स क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पे हम लोग 72 ऐड करते हैं, तो हमारे पास 324 आता है,
ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमको फिर से क्या करना होगा, डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा 252 और 72 पे। चलिए फिर से वही करते हैं हम लोग अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम आप लोग, आपको सारा स्टेप्स पता है कि स्टेप्स क्या लिखने वाले हैं, ठीक ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लेकिन जब सॉल्व करोगे तो पूरा स्टेप्स आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। फिर से वही लिखना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 252 और 72 पे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स को लिखना है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में स्टेप्स लिखा है ना, सेम उसी तरह से स्टेप्स आपको लिखते जाने, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 252 डिविडेंड में आ जाएगा और डिवाइजर में क्या आ जाएगा, 72। तो 72 को हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम लोग 36 ऐड करते हैं तो 252 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर अगेन हम लोग 72 और 36 पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। चलिए फिर से करते हैं अगेन, 72 इज इक्वल टू 36। अच्छा, 36 को हम लोग अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। 36 इंटू 2 दैट इज 72, रिमाइंडर क्या बचता है, 0। अब जिस भी स्टेप्स में हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप्स का जो भी डिवाइजर टर्म रहेगा वही हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो दैट मीन्स हमारा जो नंबर था 324 और 252, इस नंबर्स का एचसीएफ क्या निकल के आया, 36, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग लिख देते हैं, हैंस HCF of 252 and 324 is 36। ये हो गया हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था 180, 252 और 324। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 252 और 324 का एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जो कि क्या निकल के आया, हमारा 36 निकल के आया। अब क्या करेंगे, 36 जो हमारे पास आया हुआ है दोनों का एचसीएफ, ठीक है, इस दोनों का एचसीएफ 36 आया हुआ है। अब 36 और 180 का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आगे केस में हम लोग 180 और 36 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और जो भी फाइनल एचसीएफ आएगा वही क्या हो जाएगा, ओवरऑल एचसीएफ हो जाएगा 180, 252 और 324 का, ठीक है। चलिए फिर से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अब लिख देते हैं, नाउ वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 180 एंड 36, जो अभी हम लोगों ने 36 एचसीएफ निकाला हुआ था और 180 क्वेश्चन में था, तब दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। फिर से वही करना है हम लोगों को, यूक्लिड्स का लेमा अप्लाई करना है 180 और 36 पे, ठीक। लिखते हैं, वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 180 एंड 36 टू गेट। अब इस पे अप्लाई करते हैं, जब 180 और 36 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। 180 को अगर 36 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पहले ही स्टेप्स में हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स जो भी इस केस में, जो इस स्टेज में जो भी डिवाइजर होगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 180 और 36 क्या निकल के आया, आपका 36 ही आया, ठीक है। चलिए इसको लाइन को लिख लेते हैं, द HCF of 180 and 36 is 36। ये हम लोगों ने निकाल लिया 180 और 36 का। और पहले हमारे पास जो नंबर दिए हुए थे, ठीक है, पहले का नंबर देख लेते हैं, 252 और 324 का एचसीएफ क्या निकल के आया था, 36। और 180 और 36 का एचसीएफ भी क्या आया, 36। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एक लाइन कि हेंस HCF of 324, 252 and
180 इज क्या आएगा ओवरऑल HCF, दैट इज 36। ठीक, इसी तरीके से आपको अगर कोई भी अगर 3 नंबर का HCF निकालना रहे इक्वलेट डिविजन एल्गोरिदम यूज करके, तो आप ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, 2 टैंक्स कंटेन 504 लीटर एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 टैंक्स हैं जिनका कैपेसिटी दिया गया है, पहले वाले का 504 लीटर एंड सेकंड वाले का 735 लीटर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ a container which can measure the milk of either tank in exact number of times। आपको बताना है कि आप बताइए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाला कितने कैपेसिटी का कंटेनर आप यूज़ करोगे, ताकि आप इस दोनों टैंक्स का आप क्या कर सकते हो, जो भी मिल्क इनके अंदर है उनको आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम जब भी बोला जाए, कोई भी मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमम बोला जाए कि मैक्सिमम आपको निकालना है या फिर ग्रेटेस्ट निकालना है, ठीक है, लार्जेस्ट निकालना है, तो ऐसे केस में आपको पता है कि आपको HCF निकालना होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस दोनों टैंक का जो भी कैपेसिटी दिया है इनका HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो एक बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। ठीक है, वही निकालना है हम लोगों को। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले वही जो गिवन हम लोगों को लिखना रहता है, फर्स्ट स्टेप वही है, गिवन लिख देना है। तो हम लोग लिख देते हैं गिवन में, गिवन लिख देते हैं, द कैपेसिटीज ऑफ 2 टैंक्स आर। दोनों का टैंक का कैपेसिटी लिख देते हैं। पहले वाले का क्या है, 504 लीटर एंड दूसरे वाले का क्या है, 735 लीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, दोनों का क्या हम लोगों ने कैपेसिटी लिख दिया है। चलिए आगे हम लोगों को क्या करना है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। हम लोगों को एक कंटेनर चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी वाला। ठीक है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी द HCF ऑफ, क्या होने वाला है, दोनों टैंक का जो कैपेसिटी है उसका HCF होने वाला है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो HCF ऑफ क्या लिखना है, 504 लीटर एंड 735 लीटर। चलिए, अब हम लोगों को पता है कि 2 नंबर का HCF निकालने के लिए हम लोग किसका अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो चलिए इन दोनों नंबर पे यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग लिख देंगे हेयर 735 इज ग्रेटर देन 504। तो हम लोग से 735 और 504 पे इक्विलेट्स लेमा लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे डिविडेंड कौन रहेगा 735, डिवाइजर कौन रहेगा 504। ठीक है, लिख देते हैं बाय यूजिंग Euclid's division lemma we get, क्या मिलेगा हम लोगों को, चलिए लिखते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। 735 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 504 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 231। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, नाउ R is equals to 231, that is not equal to 0। और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग इस स्टेप में जो रिमाइंडर है और जो डिवाइजर है इस पे हम लोग फिर से क्या, डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करने वाले हैं।
चलिए इसमें फिर से हम लोग डिवीजन लेमा लगाते हैं। तब हम लोग लिख सकते हैं हम लोग कि आप स्टेप्स पूरे लिख लेना, ठीक ना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेप्स पूरे लिख लेना, ठीक ना। मैं अगेन लिख रहा हूँ, अगेन अप्लाइंग लिख देता हूँ, या अगेन यूजिंग, अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट। फिर से हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। चलिए डिवीजन लेमा लगाएंगे, इस बार डिविडेंड क्या हो जाने वाला है 504 और डिवाइजर 231। अब 231 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 42। फिर वही रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, लिख देते हैं नाउ r इज इक्वल टू 42 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग अगेन। आप लोग लिख लेना बाय यूजिंग डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट। ठीक है, फिर से अप्लाई करते हैं। अब की बारी हमारा क्या है डिविडेंड 231, डिवाइजर क्या है 42। 42 कितने टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर कितना बचता है 21। ठीक, 21 रिमाइंडर बचता है। अब देखिए यहाँ पे सेम वही बात लिखेंगे, नाउ r इज इक्वल टू 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से अप्लाई करना है हम लोगों को 42 और 21 पे डिवीजन लेमा। फिर लिखेंगे अगेन, आप लोग स्टेप्स पूरा लिखना, ठीक ना। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 42 एंड 21 वी गेट, आप लोगों को पूरा वो लिखना है, ठीक ना। अगेन हम अप्लाई करते हैं, डिविडेंड इस बारी 42 और डिवाइजर 21। 21 को अगर हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है, दैट मीन्स पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 0। अभी इस स्टेप में देख रहे हैं नाउ r इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में क्या हो जा रहा है r 0 हो जा रहा है, और इस स्टेप्स में जो डिवाइजर है वो कितना आ रहा है 21। तो हम लोग लिखेंगे कि ना r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है, तो द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 21। ठीक है 21। सो HCF of 504 and 735 is 21। ये HCF आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर निकालना है। और मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर होगा क्या, दोनों कंटेनर का जो भी HCF निकलेगा, दोनों कंटेनर का कैपेसिटी का जो HCF निकलेगा वही होगा। HCF हमारे पास क्या आया है 21 आया है, तो इसी को हम लोग क्या आंसर में लिख देते हैं। therefore the maximum capacity of the required container is 21 लीटर। ये रिक्वायर्ड कंटेनर का क्या निकल गया कैपेसिटी निकल गया। अब इसी तरीके से आपका जो भी मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आपको उसमें मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको समझ जाना है कि चाहे आपको मैक्सिमम निकालने बोले या आपको लार्जेस्ट बोले या आपको ग्रेटेस्ट बोले, आपको दोनों ये 2 या 3 नंबर जितने भी रहेंगे आपको क्या निकालना है उसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, आप यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम आप अप्लाई करके बनाओगे, ठीक ना, जिसके लिए आपको लेमा अप्लाई करना है। ठीक है, तो
इसी तरीके से क्या हो गया हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम लोगों ने लेमा का यूज करके हम लोगों ने एल्गोरिदम को सीखा। अब एल्गोरिदम सीख गया तो हमको पता चला कि यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम यूज कहाँ करना है। तो हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है, दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स जो दिए रहेंगे उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमारा क्या है, इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इस वीडियोज में यहीं तक देखेंगे। हम लोगों ने बेसिकली इस वीडियो में क्या कवर किया, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा रियल नंबर का, साथ ही साथ हम लोगों ने यूक्लिड्स का लेमा देखा, साथ ही साथ यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम सीखा। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो है वो सेकंड पार्ट करके आएगा, जिसमें हम लोग इसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको पढ़ेंगे और उसके आगे और भी टॉपिक्स हैं वो सबको उसमें हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप लोग इसको एटलीस्ट 2 या 3 बार ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब आप लोगों का ये टॉपिक क्या होगा ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।